चलें शुरू करें। चलो देखो, कल हमने एक बात करी थी कि जो तुम्हारा वो है चैप्टर वर्ल्ड वॉर 1, उसको हम लोग 5 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन सी 5 हेडिंग? व्हाट इज हिस्ट्री? ठीक, सबसे पहली हेडिंग थी जिसमें हमने ये जाना कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक रिक्वायर्ड माइंडसेट क्या चाहिए। ठीक, उसी हेडिंग में नीचे एक और पॉइंट था, व्हाट इज वॉर्स? ठीक, वॉर क्या होते हैं और बेसिकली वॉर्स क्यों होते हैं, ताकि जो वर्ल्ड वॉर तुम पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाए कि ये कहानी चल किस लिए रही है। मेजर रीजन क्या है वर्ल्ड वॉर होने का? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। ठीक, दूसरा हेडिंग ये था कि एक क्वेश्चन आया था कि आप करिए कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप कैसा दिख रहा है, रीअरेंजमेंट। ठीक, रीअरेंजमेंट्स। तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक चीज जाननी थी कि यूरोप पहले कैसे था। कल हमने कुछ चीजें जानी थी, आज हम उसको फिर से स्टार्टिंग से जानते हैं, क्योंकि कल हमने एक चीज देखी उसमें 2-4 पॉइंट मिस हो गए। ठीक, हमने आज लिख लिए हैं, प्रॉपर डिटेल में उसको समझ लेंगे। ठीक, मैप साथ साथ बनाते चलना है। ठीक, सबसे पहले हम जो समझने जा रहे हैं उसका हेडिंग है यूरोप बिफोर वॉर। वॉर से पहले यूरोप कैसा दिखता था, और अगर हम टाइम की बात करें तो 1870 से पहले यूरोप कैसा दिख रहा है। ठीक, सबसे पहले यूरोप में सबसे ऊपर जो एक कंट्री है उसका नाम है प्रूशिया। ठीक, प्रूशिया के जस्ट ऊपर एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम है, डी लिखे दे रहे हैं, डेनमार्क। ठीक, डेनमार्क के नीचे एक कंट्री नहीं, एक अंपायर एग्जिस्ट करता है, तो अंपायर का नाम है ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर। अब आता है मेन, जिसके लिए पूरा वर्ल्ड वॉर का गेम है, मतलब पूरा वर्ल्ड वॉर का गेम इसके लिए नहीं है, लेकिन हाँ इसका रोल बहुत ज्यादा है वर्ल्ड वॉर में। इसका नाम है, यहाँ पे 7-8 कंट्रीज हैं एक साथ। ठीक, और इन सारी कंट्रीज को एक साथ कहते हैं बाल्कन नेशन। बाल्कन की खास बात क्या है, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं वो साइज में बहुत छोटी हैं। ठीक, और उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी का मतलब मिक्सअप बहुत ज्यादा है, कोई किसी डिफरेंट रिलीजन का है, कोई किसी डिफरेंट रेस का है, कोई किसी डिफरेंट एथनिसिटी का है। इट मीन्स एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कल्चर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे 8 से 9 कंट्रीज हैं और उन 8 से 9 कंट्रीज के ग्रुप बना के हम क्या कहते हैं? बाल्कन नेशन। यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसको आज तुम इस्तांबुल के नाम से जानते हो, उस टाइम पे हम इसे कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जान रहे हैं। ठीक, और फिर यहाँ पे एक अंपायर एग्जिस्ट कर रहा है, उस अंपायर का नाम है ओटोमन अंपायर। यहाँ पे जो नेशन है उनका नाम है बाल्कन, और यहाँ पे एक अंपायर है उसका नाम है ओटोमन अंपायर। ठीक, अब इधर आओ, यहाँ पे 4-5 छोटे छोटे राज्य एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ मेन स्टेट्स का हम नाम लिखे दे रहे हैं। सबसे पहला जो मेन स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम है पीडमोंट। ठीक, उसके बाद एक दूसरा छोटा सा स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका नाम है पैपल स्टेट। ठीक है, पापा मत पढ़ लेना। फिर यहाँ पे जो साउथ है इसका नाम है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब ये प्रूशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी जहां पे है, इसके साथ एक कंट्री बॉर्डर टच कर रही है, उस कंट्री का नाम है फ्रांस। ठीक, फ्रांस के ऊपर 2 छोटे छोटे देश हैं, एक का नाम है एन लिखे दे रहे हैं नीदरलैंड, और एक छोटा सा देश है बी लिखे दे रहे हैं बेल्जियम। समझ में आ गया? एक नीदरलैंड, एक बेल्जियम। अब क्या बच रहा है? फ्रांस की यहाँ पे एक कंट्री है उसका नाम है स्पेन, और एक स्पेन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कंट्री है पोर्चुगल। ठीक, कितना समझ में आया? यहाँ पे एक बहुत ही मेन एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, अब बचा क्या? सब हो गए? रशिया बचा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्री एग्जिस्ट कर रही है जिसका नाम है रशिया। अब बताओ उसमें बच क्या रहा? प्रूशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, पीडमोंट, पैपल और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हो गए, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, बाल्कन नेशन, रशिया और ओटोमन अंपायर। एक चीज ध्यान रखनी है, ओटोमन अंपायर यूरोप में नहीं आता है। ओटोमन अंपायर किसका हिस्सा है? मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट या फिर एशिया। मिडिल ईस्ट एशिया ही तो है। हाँ। एशिया। अब देखो एक चीज समझो, ये जो ओटोमन अंपायर है ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल अंपायर है, एक ऐसा अंपायर है जिसका एक कॉन्टिनेंट पे भी कब्जा है और दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी कब्जा है। जैसे
ओटोमन एम्पायर जो है इसमें कौन कौन सी कंट्री आ रही है? ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, लेबनान, जॉर्डन, ये सब कंट्रीज में आ रही है ना। तो ये सब कंट्रीज किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये यूरोप है, ये पोर्शन क्या हो गया? नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो ये बाल्कन क्या हो गया? साउथ ईस्टर्न पोर्शन। साउथ ईस्टर्न पोर्शन हो गया ना। ओटोमन एम्पायर का एशिया में भी रूल है, एशिया के कुछ पोर्शंस में, और साउथ ईस्टर्न यूरोप पे भी रूल है। इट मींस ओटोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जिसका दो कॉन्टिनेंट्स पे इंटर कॉन्टिनेंटल है, पहला एशिया और इधर साउथ ईस्टर्न यूरोप। समझ में आ गया? ठीक, ये रेस कर दे रहे हैं, लगे कंट्रीज के नाम। अब हमें लिखना क्या है? अब हमें बाल्कन्स में कौन कौन से देश थे वो लिखना है। ठीक, बाल्कन में ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर से जो देश लग रहा है छोटा सा, उसका नाम है हर्ज़ेगोविना। ठीक, सबसे पहला 8 देश लिखेंगे इसमें। सबसे पहला क्या है? हर्ज़ेगोविना। ठीक, उसके बाद इसके नीचे एक छोटा सा देश है बोस्निया। ठीक, इनके बगल में एक देश है सर्बिया। ये सब देश कौन से हैं? बाल्कन नेशंस हैं। ठीक, सर्बिया। बोस्निया के नीचे एक कंट्री है, उसका नाम है मोंटेनेग्रो। ठीक, उसके यहाँ पे एक और कंट्री है अल्बेनिया। देश सुने हैं सर? ये नहीं सुना है, ऊपर था मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो वो हर्ज़ेगोविना उसका। हर्ज़ेगोविना। ठीक, हर्ज़ेगोविना, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया। इधर हो जाएंगे जो सर्बिया, ग्रीस, इसके नीचे मैक्सिडोनिया। ठीक, इसके नीचे मैक्सिडोनिया। अब इधर आ जाओ, ये जो बचा, ये पूरा ये वाला यहाँ बाल्कन लिखा है, ये वाला, ये बल्गेरिया, ये सुना है? ठीक, और ये जो नीचे बचा ये है तुम्हारा, सॉरी ये वाला रोमानिया, उसके नीचे वाला बल्गेरिया। रोमानिया और ये वाला बल्गेरिया। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगी, फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी, तो इन कंट्रीज में और सारे हिस्से टूटेंगे और नई कंट्रीज निकलेंगी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल 1870 से पहले तुम्हारा जो यूरोप का मैप है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। समझ में आ गया? हर्ज़ेगोविना, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया, सर्बिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, रोमानिया, बल्गेरिया, इन सब पे कंट्रोल किसका है? ओटोमन एम्पायर का। 1870 से पहले इन सब पे कंट्रोल किसका है? ओटोमन एम्पायर का। बाकी ये कुछ देश हैं। सर आपने बताया था 1800 के बाद वीक हो रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट पे आएंगे, आराम से आएंगे। ठीक, अभी हम चर्चा करेंगे। 1800 से पहले, 1800 से पहले ये जो जितने नेशंस हैं इन पे कंट्रोल किसका है? ओटोमन एम्पायर। 1800 के बाद से इन पे धीमे धीमे ओटोमन एम्पायर अपना कंट्रोल लूज करने लगता है, श्रिंक होने लगता है ओटोमन एम्पायर। ठीक, अब देखो मैप समझ में आ गया है। अब मेजर पावर्स कौन कौन सी? सबसे बड़ी जो मेजर पावर यूरोप में एग्जिस्ट कर रही है वो है ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद जो एग्जिस्ट कर रही है वो है फ्रांस, फिर रूसिया, फिर रशिया, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। रशिया एक मेजर पावर नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है। ठीक, देखिए रहे सबसे बड़ा लैंड एरिया है, और इनकी आर्मी बहुत लार्ज है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट पावर है यूरोप में। समझ में आ गया? जो मेजर पावर है वो है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूसिया, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, रशिया। ठीक, ओटोमन एम्पायर 1800 से पहले एक मेजर पावर हुआ करती थी, लेकिन 1800 के बाद से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो वीक होने लग जाती है। इसको एक टाइटल भी दिया जाता है। टाइटल क्या दिया जाता है? सिक मैन ऑफ एशिया। जब 1800 के बाद ये वीक होने लगी, कमजोर होने लगी, तो इसे एक टाइटल दिया जाता है। उसने टाइटल दिया ना ग्रेट ब्रिटेन, तो इन्हें टाइटल क्या दिया गया? सिक मैन ऑफ एशिया। एक बीमार और बूढ़ा आदमी है एशिया का, जो कमजोर हो रहा है समय के साथ। ठीक, मैप क्लियर है? बाल्कन नेशंस क्लियर है? ठीक, मेजर पावर्स क्लियर हो गई। अब हम क्या समझेंगे? ये जितनी भी मेजर पावर्स की हमने बात करी, बड़ी बड़ी पावर्स की बात करी है यूरोप और एशिया में, इस समय इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है? अगर उनसे पूछें आज इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्या बताओगे? 50-50 गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक। सिंपल। इंडिया गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है? डेमोक्रेटिक। दूसरा फेडरल। फेडरल भी डेमोक्रेटिक का मतलब है कि यहाँ पे जो नेता हैं, जो हम पे शासन कर रहे हैं, जो नियम कानून बना रहे हैं, वो चुने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है राइट टू वोट, कि जनता होगी वो वोट देगी और जो जीतेगा वो नेता बनेगा, पार्लियामेंट में बैठेगा। ये डेमोक्रेसी है। ठीक,
गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है? फेडरल। फेडरल का मतलब एक सरकार सेंट्रल में है, एक एक state में। सरकार और बाकी सरकारें State। स्टेट में है। ठीक, तो इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है? डेमोक्रेटिक है और फेडरल है। अब हम यही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जानेंगे कि यूरोप में 1870 से पहले यूरोप में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे थे। सबसे पहले अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो है एब्सोल्यूट मोनार्की। अब तक तुमने एक बात कही थी, मोनार्की का मतलब होता है राजा का बेटा राजा। ठीक, वो मोनार्की नहीं, वो हेरिडेटरी रूल है। मोनार्की एक अलग चीज है। मोनार्की का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरे देश, पूरे एरिया पे किसका शासन है? राजा का। सारी पावर्स किसके पास है? राजा के पास। और मोनार्की का मतलब होता है कि देश की पॉलिटिक्स में पब्लिक का कोई रोल नहीं है। जैसे भारत है, इंडिया, यहाँ की पॉलिटिक्स में हमारा रोल है ना? क्या रोल है हमारा? वोट करना। वोट करना और उनको चूज करना। ठीक, एक और रोल है जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम चाहें तो आवाज उठाना। अगर हम चाहें हटा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। हम भी इलेक्शन में तो खड़े हो सकते हैं ना। ठीक है, इट मींस हम इनडायरेक्टली भी पॉलिटिक्स में शामिल हैं वोट देके, और हम डायरेक्टली भी पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं इलेक्शन में खड़े होकर। तुम चुनाव लड़ना चाहो तो लड़ सकते हो ना कल। तुमको पैसा चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए, थोड़ा सा नाम चाहिए और एक पार्टी से टिकट चाहिए, तुमको कोई मना तो नहीं करेगा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, लेकिन मोनार्की में तो ऐसा है नहीं, जिसका मन है राजा बनने के लिए राजा बन जाए। इट मींस पब्लिक का ना डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है ना इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है। मोनार्की का मतलब पब्लिक का कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तुम राजशाही से दूर रहोगे, देश के नियम कानून बनाने से आप दूर रहेंगे, इसी को मोनार्की कहते तो हैं। फिर राजा कौन बनेगा? वो जो राजा है उसके बाद की पीढ़ियां। जो राजा कौन बनेगा? राजा जो सब, जैसे सबसे पहले जिसने इस एरिया पे कब्जा किया वो राजा बन गया। उसके बाद उसके बेटे बनने लगे। फिर बाहर से कोई पावरफुल आदमी आया, युद्ध लड़ा, उसने उस राजा को हरा दिया, वो राजा बन गया। फिर उसके बेटे राजा बनने लगे। जैसे इंडिया में सबसे पहले मौर्यन एम्पायर था। ठीक, उसके बाद गुप्ताज आए, राजपूत आए, फिर बाहर से मुगल टर्क्स आ गए, इन्होंने यहाँ के लोगों को रिप्लेस किया, वो राजा बन गए। फिर उनके बेटे राजा बनने लगे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। इस तरीके से चला ना। राजा वर्ग का ही आदमी बनेगा। ठीक, आम आदमी राजा नहीं बन सकता। मोनार्की है। ठीक, मोनार्की है, उसका पॉलिटिक्स में कोई शेयर नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। इसको मोनार्की कहते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है कि सारी पावर राजा के पास है, इतनी सी भी उसने अपनी पावर को किसी के साथ शेयर नहीं किया है। इट मींस वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनेगा, उसका जो मन में आएगा वही डिसीजन लेगा। जैसे कुछ राजाओं ने साथ में मिनिस्टर्स रख लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मिनिस्टर्स का भी थोड़ा दबाव होता है राजा के ऊपर। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है? किसी का कोई दबाव नहीं, सारी पावर मेरे हाथ में, इतना सा भी पावर शेयरिंग नहीं। ठीक, तो रशिया में कैसी सरकार है? एब्सोल्यूट मोनार्की, कंप्लीट मोनार्की। ठीक, राजा कौन है रशिया का? राजा कौन है रशिया का? जार अलेक्जेंडर सेकंड। रशिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में आया कैसा है? एब्सोल्यूट मोनार्की है। राजा कौन है? जार अलेक्जेंडर सेकंड। अब इधर देखो, ठीक, अब आते हैं ब्रिटेन पे। 1870 से पहले सबसे अच्छा अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहीं का है तो वो है ब्रिटेन का। एक टाइम पे पूरी दुनिया में मोनार्की थी, ये तो तुमको पता ही है, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अमेरिका हो, सब जगह मोनार्की थी। लेकिन अगर उस मोनार्कियल प्रोसेस को किसी ने खत्म करने की शुरुआत करी तो वो कौन है? ब्रिटेन। इसीलिए जो मॉडर्न टाइम है उसमें ब्रिटेन का बहुत इंपैक्ट है। देख रहे हो ना, पूरा मॉडर्न वर्ल्ड कौन रूल कर रहा है? ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि जो मोनार्की वाला सिस्टम है उसको खत्म करने की शुरुआत किसने करी? ब्रिटेन ने करी। ठीक, तो ब्रिटेन में जो मोनार्की है वो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ब्रिटेन में जो मोनार्की है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है? नाम का राजा। पार्लियामेंट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है, एग्जैक्ट समझा करो, आंसर देने के चक्कर में मत पड़ो, असली बात समझो। हमने क्या पूछा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? तुम क्या कह रहे हो? पार्लियामेंट भी है, ये हमने पूछा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है? कि सारी पावर्स राजा के हाथ में नहीं, राजा अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। राजा उसी तरीके से काम करेगा जिस हिसाब से उसकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, एक देश का संविधान बनाया गया है। संविधान क्या होता है? एक ऐसी किताब जिसमें नियम कानून लिखे होते हैं, किसके पास कितनी पावर रहेगी वो सब लिखा होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राजा के पास कितनी पावर्स हैं, राजा कहाँ डिसीजन ले सकता है, कहाँ नहीं ले सकता है। ठीक, तो यहाँ का राजा कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। समझ में आया? यहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, संविधान है किसी देश में, तो इट मींस पार्लियामेंट होगी। बिना देखो दो चीजें साथ में चलेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट जरूर होगी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लोगों को अधिकार देने की ही तो बात है, तो लोगों को अधिकार में ये भी तो दिया जाएगा कि आइए आपका पॉलिटिक्स में भी स्वागत है।
ये भी तो एक पब्लिक का राइट होगा ना। तो अब उनको पॉलिटिक्स में बुलाएंगे कैसे? पार्लियामेंट बना के। पार्लियामेंट क्या है? एक ऑफिस होता है एक तरीके का, जहां पे जनता के द्वारा चुने गए नेता बैठते हैं जो देश के लिए डिसीजंस लेते हैं, ठीक, लॉज बनाते हैं। तो जो ब्रिटेन की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की प्लस पार्लियामेंट, ठीक। अब आते हैं फ्रांस में, सिर्फ मोनार्की। मोनार्की है यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और यहाँ पे भी पार्लियामेंट है। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन में डिफरेंस पता है क्या है? यहाँ पे पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास राजा से ज्यादा पावर्स हैं, पर यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो काफी वीक है। यहाँ पे अभी भी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से डिजाइन है कि सारी पावर्स किसके पास है? अभी राजा के पास। यहाँ की पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग है और यहाँ की पार्लियामेंट वीक है। समझ में आया? ठीक, 3 जगह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में आया? रशिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है एब्सोल्यूट मोनार्की, कोई पार्लियामेंट वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रही, पावर किसी के साथ शेयर नहीं हो रही, ठीक। ग्रेट ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजा को संविधान के हिसाब से काम करना है, वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है, और पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, यानी जनता के चुने गए लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक। इट मींस पावर की शेयरिंग हमें देखने को मिल रही है। पावर एक आदमी के हाथ में नहीं है, यहाँ पावर एक आदमी के हाथ में है, यहाँ पावर में शेयरिंग है, पार्लियामेंट है, यानी पावर में शेयरिंग एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे पावर में शेयरिंग एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अभी भी पावर ज्यादा किसके पास है? राजा के पास। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसमें रानी कौन है? विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसमें राजा कौन है? नेपोलियन III। समझ में आ गया? अब कौन सी मेन कंट्री बची है? हमने रशिया देख लिया, ग्रेट ब्रिटेन देख लिया, ये देख लिया, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर बचा है, वो भी बचा है। ऑस्ट्रिया हंगरी में मोनार्की, ठीक, और मोनार्की में इनमें राजा कौन है? फ्रांस जोसेफ I, ठीक, राजा कौन है? फ्रांस जोसेफ I। वो जो तुम नाम ले रहे हो ना, वो इनके बाद आएंगे जिनकी हत्या हो जाती है, ठीक। प्रूशिया, प्रूशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक, राजा कौन है? केसर विल्हेम वेन। कोई रिवीजन नहीं किया ना तुम लोगों ने, ठीक है, केसर विल्हेम वेन। प्रूशिया अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो पार्लियामेंट भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक। जब पार्लियामेंट एग्जिस्ट करेगी तो नेता होंगे, नेता होंगे तो नेता का हेड होगा कोई, ठीक, जिसको अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे चांसलर कहा जाता है। कौन है यहाँ का चांसलर? ओटो वन बिस्मार्क। अब एक चीज फिर से बता दे रहे हैं, ये ओटो वन इसका नाम है, ये ओटोमन अंपायर एक साम्राज्य का नाम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। घर जाया करो, रिवीजन किया करो, यहाँ आके बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम खुद घर जाके इन सब चीजों को एक बार नहीं देखते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तुम यहाँ से जाओगे सब गायब हो जाएगा। पढ़ाई के 2 तरीके होते हैं, खाना खाते हो, सिर्फ खाते हो, उसके बाद डाइजेस्ट भी तो होता है, 2 प्रोसेस है ना। ईटिंग इज नॉट द ओनली प्रोसेस, डाइजेशन इज ऑल्सो द प्रोसेस। तो वैसे ही पढ़ाई है, सुनना सिर्फ प्रोसेस नहीं है, घर जाके उसको डाइजेस्ट भी करना है। एक डाइजेशन यहाँ चलता है खाने का, एक डाइजेशन यहाँ चलता है पढ़ाई का, ठीक। आपको घर जाना है, आपको एक कॉपी उठानी है, जो पढ़ा है उसको अपनी भाषा में लिख के देखना है। जब तुम कुछ लिखते हो तो जितना यहाँ चल रहा है ना वो सब सामने आ जाता है, तुम्हारे डाउट्स काफी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। हम कह रहे राजा कौन है, तुम बता रहे हो ओटोमन बिस्मार्क, बताओ, ठीक। समझ में आ गया? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब एक मेन पावर बची है ओटोमन अंपायर। ओटोमन अंपायर में भी एब्सोल्यूट मोनार्की एग्जिस्ट करती है, ठीक। यहाँ पे पावर का शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के जो राजा हैं उनको सुल्तान कहा जाता है। करेक्ट राजा कौन है यहाँ का? आज का नहीं, 1870 का। जब हम करेक्ट बोले तो समझ जाना 1870 से पहले की बात होगी, ठीक। कौन है तो बताया था हमने, अब्दुल अजीज। कुछ नाम नहीं है, सुल्तान अब्दुल अजीज ही नाम है, कुछ नाम नहीं, ठीक है। इसको पढ़ो जाके, जितने अच्छे से तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा तुम पेपर में लिख पाओगे, जितना अच्छा तुम पेपर में लिख पाओगे उतने अच्छे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। अगर तुम प्रैक्टिस ऐसे करते हो कि कुछ नाम है तो वहां पे भी तुम्हारे माइंड में डाउट रहेगा। तुम परफेक्ट प्रैक्टिस करो, बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे सोचो कि पेपर ही दे रहे हैं। बैडमिंटन खेलते हो, जब स्मैश मारते हो तो वैसे ही मारते हो ना कि जैसे मैच में मारना है, तो यहाँ पे स्मैश वैसा काहे नहीं मारो जैसे मैच में मारना है। यहाँ पे ऐसे से कहा लेके टाइल बैडमिंटन की लग जाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। कंट्री समझ में आई, मेजर पावर समझ में आई, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में आया, बना लो कॉपी को।
किसी जगह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ना समझ में आया हो तो बता दो, अगर क्लियर हो गया है तो हम सवाल पूछ लें। पूछिए। बनाओ पूछो। कल संडे को क्या कर रहे हो? फ्री। तो कल पढ़ेंगे। सर आदि पूजा लाने ऊपर। किस लिए? कंटिन्यू पढ़ने के लिए संडे को आने? संडे को आने की। अरे नहीं वो क्या कहते हैं, कल एकदम फ्री है ना, कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं है। अरे कल भी है। तेरा से नहीं आएगा। नाप में एक चीज का ध्यान रखना, ओटोमन एम्पायर का जो इधर वाला हिस्सा है वो यूरोप नहीं है, वो वेस्ट एशिया है, ठीक है। इस तरह नहीं है। अब इस तरफ का जो हिस्सा जिसपे ओटोमन एम्पायर का रूल है 1800 से पहले, साउथ ईस्टर्न यूरोप है ना, इस साइड। वेस्ट ईस्ट और साउथ ईस्टर्न यूरोप। क्योंकि अगर तुम ये बोल दोगे ईस्टर्न यूरोप, तो ईस्टर्न यूरोप में रशिया भी है, प्रूशिया भी है, ऑस्ट्रिया हंगरी भी है, राइट। ईस्टर्न यूरोप ये पूरा पोर्शन है ना ईस्ट का, लेकिन साउथ ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में नहीं उसका, ठीक। ओटोमन एम्पायर या तुम हिस्ट्री देखोगे तो तुम्हें बढ़िया लगेगा, बहुत पावरफुल एम्पायर है, बहुत पावरफुल एम्पायर है। क्योंकि खुद सोचो इसका एक्सटेंड कहां से कहां तक है, दो कॉन्टिनेंट से बीच में, इंटरकॉन्टिनेंटल है। और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कौन कर रहा है? कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इसका इस पे कब्जा होगा, हैं? इस पे भी कब्जा होगा। इसी पे तो कब्जा हो गया था, तभी तो ये इन लोगों को इसने इन सिल्क प्राइसेस रूट, हाँ। प्राइसेस बढ़ा दिए थे इसने बहुत ज्यादा, सिल्क रूट है ना, प्राइसेस बढ़ा दिए थे, ये खाने की दिक्कत होने लगी थी, तभी ये लोग निकले थे रास्ते ढूंढने, तभी तो निकले हैं सब रास्ते ढूंढने। ये कनेक्टिंग तो जो सुल्तान अब्दुल अजीज है, इन्होंने ही कब्जा किया होगा। नहीं, ये बात हो रही है 1800 की, कब्जा हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल पे 1453, हाँ। ठीक। जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा हुआ 1453 में टर्क्स का, और जब इस पे कब्जा होगा तो ये मेन जगह है ना जहाँ से पूरा व्यापार चल रहा है, तब से तब कब्जा इन्हें नहीं करा, इन्हीं करा, तब टर्क्स ने कब्जा रहा उस पे। 1453 में जब टर्क्स ने इस कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा किया, सेंटर है ना जहाँ से पूरा व्यापार चल रहा है, वेस्ट और ईस्ट के व्यापार की जड़ क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल। सब चीजें यहीं से पास होती हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं पता था इनको वेस्ट जाने का। जब इस पे कब्जा किया तो यहाँ से इनकी पूरी इकोनॉमी होल्ड में आ गई। भाई कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जे का क्या मतलब है? ईस्ट और वेस्ट के व्यापार पे कब्जा, ठीक। ईस्ट और वेस्ट के व्यापार पे कब्जा यानी कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे कब्जा। तो इनके पास जब पैसा आने लगा तो ई इक्वल्स टू ई, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर, एम्पायर एक्सपैंड हो गया। फिर इन्होंने ऑटोमन इधर एक्सपैंड किया और इधर ईस्टर्न यूरोप में एक्सपेंशन है, तब से 1800 तक इन्हीं का कब्जा है, बहुत लॉन्ग रनिंग एम्पायर है, तभी तो कह रहे थे बहुत पावरफुल एम्पायर है। कोशिश करो कि बिना देख के बनाओ, जो ना समझ में आए उससे देखो सर। बताओ बताओ, पूछो पूछो। ये देगा ना कैसा होता है मेरा। एग्जैक्ट मैप ऐसा ये भी नहीं है कि मतलब प्रॉपर बाउंड्री शेयर हो रही है, बस एक आइडिया है। मैं जितने मैप देखा था उसमें
1869 के बहुत ही कम थे 1869 के। नहीं मिलेगी। और जिसमें मिल रहे थे उसमें इटली और जर्मनी को साथ दिखा रहे थे, उसमें पार्ट दिखा रहे थे। तुम्हें सर्च करना पड़ेगा ऐसे कि अनयूनिफाइड जर्मनी में। मैंने चैट जीपीटी से बनाया था। अरे वो पागल है यार। देखो उसमें लिख के आ रहा था ये है तो अनयूनिफाइड जर्मनी क्या नाम है, लंबार्डिया, पैपल स्टेट्स और टू सिटीज। ये यही है। लंबार्डिया ऐसी है, छोटा सा है। रेस करें? तो आपने अलेक्जेंडर के पहले क्या लिखा था? जार अलेक्जेंडर, TSAR। ये ऑस्ट्रेलिया में ये पैर ठीक। ठीक है, नाम समझ में आ गया, बाल्कन नेशन समझ में आ गए, मेजर पावर समझ में आ गई और उन पावर्स का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब जब आप वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ेंगे आगे तो तुमको उसमें पता चलेगा कि उस वर्ल्ड वॉर 1 में 2 कंट्रीज की बहुत चर्चा है, जर्मनी और इटली। और जर्मनी से ज्यादा, इटली से ज्यादा भी अगर किसी कंट्री की चर्चा है तो वो है जर्मनी। लेकिन 1870 का जो मैप बना हुआ है, 1870 से पहले का जो मैप बना हुआ है, इसमें तुम एक चीज देख पा रहे हो, तुम्हें जर्मनी भी नहीं दिख रहा है और तुम्हें इटली भी नहीं दिख रहा है। जानने वाली बात यह है कि 1870 से पहले वर्ल्ड के मैप पे ना जर्मनी एग्जिस्ट करता था ना इटली एग्जिस्ट करता था। तो अब सवाल ये है कि सर जर्मनी और इटली की जगह एग्जिस्ट क्या करता था? जहाँ पे आज मॉडर्न जर्मनी है, जहाँ पे आज मॉडर्न इटली है, उन दोनों जगहों पे 1870 से पहले था क्या? उन दोनों जगहों पे जर्मनी और इटली से पहले, सबसे पहले जर्मनी की बात करते हैं, जहाँ पे आज जर्मनी है। 1870 से पहले 39 स्टेट्स थे। ठीक, पूरा प्रूशिया का पार्ट था। नहीं, प्रूशिया अलग है, ये 39 अलग है, ये 38 अलग है, एक प्रूशिया अलग है। ठीक, ये प्रूशिया और ये अर्थस मिला के तुमको जर्मनी बनेगी। ठीक है, ये 38 और एक प्रूशिया मिला के तुम्हें मॉडर्न जर्मनी मिलेगा। ठीक, जहाँ पे आज का जर्मनी है वहाँ पे 1870 से पहले 38 स्टेट्स और प्रूशिया एग्जिस्ट करता था। ये 38 स्टेट्स जो हैं इंडिपेंडेंट, ठीक, इनके अपने अपने राजा हैं, इनका अपना अपना शासन है, अपनी इकोनॉमी है, इनका सब गेम चल रहा है अकेले। ठीक, इन 38 स्टेट्स पे ऑस्ट्रियन हंगरी अंपायर का कंट्रोल है। एक तरीके से इन 38 स्टेट्स का जो ग्रुप है उसका लीडर कौन है? ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर। ठीक, ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर क्यों है? क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले बात करी, क्योंकि ये एक मेजर पावर है यूरोप में। इन 38 स्टेट्स पे किसका कंट्रोल है? ऑस्ट्रिया हंगेरी अंपायर। ठीक, अब हर जो आदमी किसी भी जगह ले लो, हर जो फैमिली, हर सोसाइटी, हर नेशन जो कि आपस में डिवाइडेड है, बटा हुआ है, हर वो परिवार जिसमें आपस में झगड़े हैं, हर वो पति पत्नी जिसमें आपस में झगड़े हैं, हर वो सोसाइटी जिसमें आपस में डिस्प्यूट्स हैं, हर वो देश जिसमें आपस में डिस्प्यूट्स हैं, अल्टीमेटली वो वीक होता है। ऐसा होता है ना, हर जो आदमी बटा हुआ है वो ऑटोमेटिक कमजोर होता है। जब आदमी कमजोर होता है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। तो जो 38 स्टेट्स हैं इनको यूज कौन कर रही हैं? यूरोप की मेजर पावर्स अपने अपने फायदे के लिए। इनके पॉलिटिकल डिसीजंस में इंटरफेरेंस कौन कर रहा है? ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर। मतलब पूरा कंट्रोल नहीं है, कंप्लीट कंट्रोल है। ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर का इन पे कंट्रोल है, वो इनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस भी कर रहा है। पर जो बाकी इंपॉर्टेंट नेशंस हैं वो भी इनके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। ठीक,
समझ में आया? ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर ही इनको उनसे ट्रेड करवा रहा है, ठीक है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। उनके पास पैसा आ रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये बटे हुए हैं, वीक हैं, कमजोर हैं, इसीलिए इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये गेम प्रूशिया को समझ में आ रहा है। ये गेम किसको समझ में आ रहा है? प्रूशिया को समझ में आ रहा है। प्रूशिया के मन में एक बात चल रही है कि यार हम भी जर्मन बोलते हैं, और ये जो 38 स्टेट्स हैं यहाँ पे भी एक कॉमन चीज, एक कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है जिसका नाम है जर्मन। तो इनमें और इनमें एक कॉमन चीज मिल गई, क्या? जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज। प्रूशिया को एक और बात समझ में आ रही, हमारी लैंग्वेज भी सेम है, हमारा कल्चर भी सेम है, हमारे ट्रेडिशंस भी सेम है, हमारे फेस्टिवल्स भी सेम है, और कहीं ना कहीं हमारा धर्म भी सेम है, ठीक, बट हम सब यूनाइटेड नहीं हैं, एक नहीं हैं, मिल के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी यूरोप की पावर्स हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। तो प्रूशिया में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि राजा है केसर विलियम वन, और वहां पे एक चांसलर है जिसका नाम है ओटो वन बिस्मार्क, वो दोनों साथ में मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारा मिशन है इन सारे 38 स्टेट्स को प्रूशिया के साथ मिलाना और एक यूनाइटेड जर्मनी की फॉर्मेशन करना, एक ऐसा देश बनाना जिसमें ये 38 स्टेट्स और प्रूशिया मिलकर एक देश बनाए, और उसको हम नाम क्या देंगे? जर्मनी। ओटो वन बिस्मार्क प्रूशिया के चांसलर इस मिशन को स्टार्ट करते हैं। ये मिशन इतना आसान नहीं रहता है, उनको मल्टीपल वॉर्स लड़ने पड़ते हैं, ठीक। सबसे पहला वॉर वो लड़ते हैं डेनमार्क से, डेनमार्क को हराते हैं, ठीक। दूसरा वॉर वो लड़ते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी से। ऑस्ट्रिया हंगरी से क्यों वॉर लड़ते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी को वॉर में हराते हैं, और जब ऑस्ट्रिया हंगरी को वॉर में हराते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी का कंट्रोल है ना इन 38 एम्पायर्स पे, 38 स्टेट्स पे। ऑस्ट्रिया हंगरी जब इस वॉर में हारता है तो उसका कंट्रोल छूट जाता है, ठीक। तो सबसे पहले डेनमार्क को हराया, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी को हराया, और 1870 और 1871 में 70 और 71 में एक वॉर लड़ा उन्होंने फ्रांस के साथ, और इस वॉर में वो फ्रांस को हराते हैं, और फ्रांस के दो छोटे से शहर, एक का नाम है अलास्के और एक का नाम है लॉरेन, उनको अपने में मिला के यूनाइटेड जर्मनी की फॉर्मेशन कर देते हैं। समझ में आया? फिर से देख लो, ये 38 स्टेट्स हैं, बटे हुए हैं, और एक ये प्रूशिया है, ये 38 हैं, कमजोर हैं, बटे हुए हैं, इसलिए पूरा यूरोप इनका फायदा उठा रहा है। प्रूशिया को बात समझ में आती है कि हम भी जर्मन हैं, वो भी जर्मन है, हमारा कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, बिलीव्स, इवन रिलीजन, हम लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, पर स्टिल सिमिलैरिटीज होने के बाद हमारा शोषण होता है क्योंकि हम बटे हुए रहते हैं। यहाँ का चांसलर ओटो वन बिस्मार्क अपने देश के राजा के साथ मिलके ये निर्णय लेते हैं कि अब हमारा मिशन है टू यूनाइट दीज 38 स्टेट्स विद प्रूशिया, प्रूशिया के साथ मिलाएंगे और एक पावरफुल देश बनाएंगे, और उस देश का नाम रखेंगे जर्मनी, ठीक। ओटो वन बिस्मार्क इस मिशन को स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल वॉर्स लड़ते हैं, पहले वॉर में डेनमार्क को हराते हैं, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी को हराते हैं, और लास्ट वॉर 1870 और 1871 में फ्रांस के साथ लड़ते हैं। फ्रांस को जब वॉर में हराते हैं तो फ्रांस की दो छोटे से एरियाज को अपने में मिलाते हैं, उन एरियाज का नाम होता है अलास्के एंड लॉरेन, ठीक। अलास्के और लॉरेन को अपने में मिलाने के बाद इन 38 स्टेट्स के साथ वो मिलके यूनाइटेड जर्मनी फॉर्म करते हैं, ठीक। 1871 में आपको यूनाइटेड जर्मनी देखने को मिलता है, ठीक। यही कहानी इटली की भी थी। इटली भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। इसके नॉर्थ वाले पोर्शन पे ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर का रूल था। जैसे जर्मनी की फॉर्मेशन में ओटो वन बिस्मार्क हीरो हैं, वैसे इटली की फॉर्मेशन में एक आदमी हीरो है, उसका नाम है गिस्पी गैरिबाल्डी, ठीक। गिस्पी गैरिबाल्डी एंड एक और आदमी है, उसका नाम है मजीनी। जैसे वहां पे ओटो वन बिस्मार्क हीरो हैं इन सारे स्टेट्स को मिला के जर्मनी बनाने में, वैसे यहाँ पे इन सबको मिला के इटली बनाने में ये दो लोग गिस्पी गैरिबाल्डी और मजीनी हीरो हैं, ठीक। इसका यूनिफिकेशन पूरा होता है 1871 में। यूनिफिकेशन का मतलब है एकीकरण, सबका साथ में आना, जुड़ जाना। इनका यूनिफिकेशन पूरा होता है 1871 में, फ्रांस को वॉर में हरा के। इनका यूनिफिकेशन पूरा होता है इनसे एक साल पहले 1870, ठीक। 1870 में यूरोप का मैप बदल जाता है, ठीक। यूरोप के मैप में जहां पर 39 स्टेट्स बटे हुए दिखते थे वो सारे गायब होके एक देश दिखाई पड़ता है जिसका नाम है जर्मनी, और ये जो बटे हुए स्टेट्स दिखते थे यहाँ पे एक कंप्लीट यूनाइटेड देश दिखाई पड़ता है इटली, और यहाँ पे एक देश दिखाई पड़ता है जर्मनी, ठीक। ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर, और यहाँ पे था नीदरलैंड्स और ये था बेल्जियम, ठीक। समझ में आ गया? देखो 1870 में यूरोप का मैप चेंज हो गया, ठीक। अब नोटिस करने वाली बात क्या है,
तुम एक चीज इसमें नोटिस कर पा रहे होगे कि चारों तरफ मोनार्की है। एक मिनट, इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट तो नहीं? ठीक, अब तुम एक चीज ये मानेंगे थोड़ी बात साहब, उनकी गिला नहीं देंगे। ठीक, अब तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि चारों तरफ मोनार्की, ठीक, ब्रिटेन में मोनार्की, मोनार्कियल है, ठीक, पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, फ्रांस में मोनार्की, ओटोमन में मोनार्की, रशिया में मोनार्की, ऑस्ट्रिया हंगेरी में मोनार्की, चारों तरफ राजाओं महाराजाओं का शासन है। राजाओं महाराजाओं का जब शासन होता है तो उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ठीक, इन 4-5 देशों ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है। एग्जाम्पल ब्रिटेन, 1870 की बात चल रही है ना, उस समय इंडिया किसका गुलाम है? ब्रिटेन का। इंडिया के आगे जब आप बढ़ेंगे, जो छोटे छोटे देश हैं जैसे कि लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सब सुने, इन पे किसका रूल है? फ्रांस। ठीक, इट मीन्स पूरी दुनिया पे इन 4-5 पावर्स का रूल है। पूरी दुनिया को 4-5 पावर्स रूल कर रही है, इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। पर यहाँ पे 2 नए देश पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे देश मिलके, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट राज्य मिलके खुद को एक देश घोषित कर रहे हैं। एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना है ना यूरोप में, कि जहाँ पे चारों तरफ राजाओं महाराजाओं का शासन है, जहाँ पे उनका पूरी दुनिया पे कब्जा है, इतनी पावर और पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, वहां पे 2 नए देशों का निर्माण हो रहा है यूरोप के नक्शे पे। ये बड़ा इवेंट समझ में आ रहा है? इस इवेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? और ये इवेंट आगे कुछ खतरनाक होने की संभावना दे रहा है। इट मीन्स जहां पे हर तरफ मोनार्की है, वहां पे 2 नए देशों का पैदा होना एक खतरे की घंटी के समान है। ठीक, समझ में आया? अब आगे देखो, नहीं दे रहे। दूसरी बात देखो, ये जो साउथ ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, जैसे हमने यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक, बहुत सारे देश एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बहुत सारे देश जो है, ये छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, जब ये छोटे छोटे देश थे तो 1800 तक तो इन पे पूरा ओटोमन का रूल था। 1800 से 1800 तक इन पे पूरा ओटोमन का रूल था। चलो, तब कोई दिक्कत ही नहीं थी, इन पे पूरा ओटोमन का रूल है। लेकिन 1800 के बाद से क्या देखा जाने लगा कि ओटोमन एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। जब ओटोमन एम्पायर डिक्लाइन होने लगा तो ये देश आजाद होने लगे ओटोमन एम्पायर से, इंडिपेंडेंस लेने लगे। कब इंडिपेंडेंस लेने लगे? 1800 के बाद। 1800 के बाद। जैसे सर्बिया, ये ओटोमन एम्पायर से 1817 में एक चीज गेन करता है, उस चीज का नाम है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब ये होता है कि तुम हमारे शासन में तो रहोगे, तुम हमारे अंडर में तो हो, बट आज से तुमको अपने डिसीजन लेने का अधिकार है। इट मीन्स बातों बातों में तुम हमारे अंडर में हो, पर डिसीजन तुमने खुद ले सकते। लगभग इंडिपेंडेंस ही। ठीक, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ये कहते हैं आज से तुम घर आओगे लेकिन अपना सब खुद देखोगे, रहे हुए तो यही पे। हाँ, काम बाकी अपना पैसा, अपना काम, अपने डिसीजन, कितने बजे आना है, जाना है, क्या खाना है, सब तुम्हारा। तो इट मीन्स तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, बस खाली उनका घर रहेगा। ठीक, तो ये क्या है? इसी को कहते हैं ऑटोनॉमी। सर्बिया को 1817 में ओटोमन एम्पायर से क्या मिल जाती है? ऑटोनॉमी। जब सर्बिया को ऑटोनॉमी मिल रही है तो ये क्या मैसेज दे रही है कि ओटोमन एम्पायर खत्म हो रहा है, वीक हो रहा है। ठीक, 1817 में ऑटोनॉमी मिलती है और 1878 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कि अभी तक तो ऑटोनॉमी थी, हम तुम्हें वॉच कर रहे थे, अब हम तुम्हें वॉच भी नहीं करेंगे, यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक, 1830 में ग्रीस इंडिपेंडेंट हो जाता है। 1830 में कौन इंडिपेंडेंट हो जाता है? ग्रीस। ग्रीस इन बाल्कन देशों में पहला देश है जिसको सबसे पहले आजादी मिली। इसको 17 में ऑटोनॉमी मिली, आजादी नहीं मिली। इसको 30 में आजादी मिल गई। ठीक, मॉन्टेनेग्रो, इसको 1870 में आजादी मिल जाती है। ठीक, अब आता है तुम्हारा रोमानिया। रोमानिया को 1860 में ऑटोनॉमी मिलती है और उसके कुछ साल बाद इसे इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ये 4 देश, सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो और रोमानिया, 1870 आते आते आजाद हो गए। ठीक, और जब वर्ल्ड वॉर 1 आएगा 1914, वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट होगा ना, 1914 आते आते ये सारे देश एक्सेप्ट हर्जेगोविना एंड बॉस्निया ओटोमन एम्पायर की कैद से छूट जाएंगे। ठीक, डेट्स लिख लो। जैसे बल्गेरिया, ये 1908 में ओटोमन एम्पायर से आजाद हो जाएगा। ठीक, अल्बेनिया 1912 में हो जाएगा। मैक्सिडोनिया जो है ये 1913 में, हाँ, 1 साल पहले आजाद तो होगा, पर इस पे अटैक करके ग्रीस, सर्बिया और बल्गेरिया,
इस पे अटैक करके इसके हिस्से आपस में बांट के रख देंगे, आजाद होते ही आजाद होते। ठीक ऐसा है, कुछ था इसमें? हैं? ऐसा क्या था? ऐसा यहाँ पे ये था कि मैसेडोनिया की जो पॉपुलेशन थी वहां पे कुछ ग्रीक्स रहते थे, कुछ सर्बिया रहते थे, कुछ बल्गेरियंस रहते थे। तो इन तीनों के पास एक मौका था मैसेडोनिया को क्लेम करने का कि भैया मैसेडोनिया तो हमारा है, हमारे लोग वहां रह रहे हैं। ठीक, तो इसी क्लेम के चक्कर में इन तीनों ने एक बैटल लड़ी और मैसेडोनिया को आपस में बांट के बंटवारा कर दिया। समझ में आ गया? बॉस्निया और हर्जेगोविना की ये कहानी है कि इन्हें आजादी मिल जाती है ओटोमन एम्पायर से 1878 में। मतलब ओटोमन एम्पायर का इन पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही इन दोनों देशों के ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल खत्म होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी इन पे एक इनडायरेक्ट कंट्रोल जमा लेता है। ठीक, और 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ये कहता है कि अब ये दोनों ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के पार्ट हैं। समझ में आया? इट मींस इसे कभी आजादी मिल ही नहीं पाती। 1878 में जैसे ही आजाद हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने कंट्रोल जमा लिया। 1908 में उस कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करके अपने में मिला लिया। इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब क्या? इनडायरेक्ट कंट्रोल की जैसे एक ट्रीटी साइन हुई कि हर्जेगोविना और बॉस्निया जो हैं वो ऑस्ट्रिया हंगरी की प्रोटेक्शन में रहेंगे। ठीक है, इट मींस एक इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑस्ट्रिया हंगरी का। बचा रहे हैं तो उसे हवाला कराओगे। ठीक है, आप नए नए आजाद हुए हैं, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते करते कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक, प्रोटेक्शन इसीलिए दिया जाता है, वो अंडरस्टूड होता है कि प्रोटेक्शन इसीलिए दिया गया है कि आने वाले टाइम में इसको हम ही रखें। ठीक, गाँव में जाओ तो देखो लोग जमीन गिरवी रखते हैं, और जमीन गिरवी रखने के बाद उस पर कब्जा करते हैं। ये तो होता है, बड़े बड़े जमींदार क्या करते हैं कि हाँ ठीक है ले जाओ 50,000 रुपये अपनी 2 एकड़ जमीन, फिर वो छुड़ा पाता नहीं, कंट्रोल हो जाता है। प्रोटेक्शन फिर कंट्रोल। ठीक, ना समझ में आ गया? अब एक चीज देखो, जर्मनी और इटली नए देश पैदा हो रहे हैं, ओटोमन एम्पायर वीक हो रहा है। ठीक, अब इससे दिक्कत क्या हुई? इससे दिक्कत ये हुई कि सबसे पहली चीज तो थी जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल है वो मेजर 4-5 पावर्स का था। किसका किसका? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर। ये एक तरीके के पुराने बॉसेस थे। इन पुराने बॉसेस के सामने दो नए बॉस आ गए, तो एक कंपटीशन क्रिएट हुआ पुराने बॉसेस और नए बॉसेस में। दूसरी चीज, जो बाल्कन नेशंस थे वो हमेशा से अनस्टेबल हैं, वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है, वो बहुत छोटे छोटे हैं। ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था तो ये एरिया बैलेंस रहता था। अब जब ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल इन पे हट गया तो ये छोटे छोटे देश डिस्टर्बेंस पैदा करने लगे। इन छोटे छोटे देशों में एक देश है सर्बिया, इसके अपने एम्बिशंस थे। इसका क्या एम्बिशन है कि मैं इन सारे देशों को अपने अंदर मिला के ग्रेट सर्बिया बनाना चाहता हूँ। बना है ठीक, वो बना नहीं, लेकिन ग्रेट सर्बिया बनाने के लिए उसने अटेम्प्ट्स किए, तो उसके इस अटेम्प्ट्स की वजह से भी यूरोप में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए। पहले तो दो नए बॉसेस की एंट्री और एक और नया कॉम्पिटिटर सर्बिया। ठीक, तो अब क्या हो रहा है देखो, अब रेस कर दे रहे हैं, ना क्लियर है ना? अब क्या हो रहा है? एक तरफ ओल्ड बॉसेस कौन कौन? फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, ओटोमन एम्पायर, ओल्ड बॉसेस। ठीक, ओल्ड बॉसेस के सामने न्यू बॉसेस का राइज ऑफ न्यू बॉसेस। एग्जांपल जर्मनी, ठीक, सेकंड इटली एंड सर्बिया। पहले पूरी दुनिया की जो पावर थी वो इन 5 देशों के हाथों में एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक, मेजॉरिटी पावर इन 4-5 देशों के पास एग्जिस्ट कर रही थी। पूरी दुनिया पे इन 4-5 देशों का कंट्रोल है। ठीक, पूरी दुनिया पे नहीं कहेंगे पर हाँ ये कह सकते हैं पूरी दुनिया की मेजॉरिटी पोर्शन पे इन 4-5 देशों का कंट्रोल है। ये कुछ स्पेशल वर्ल्ड पावर्स है जिनके पास काफी पावर। ठीक, समझ में आया? पर जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन की वजह से और ओटोमन एम्पायर के वीक होने की वजह से सर्बिया भी रेस में आ गया। ये दोनों नए देश बने, वो छोटे छोटे राज्य ने जर्मनी इटली बना दिया, और ओटोमन एम्पायर वीक हुआ तो बाल्कन नेशंस आजाद हुए। जब बाल्कन देश आजाद हुए तो सर्बिया भी रेस में आ गया। तो अब ये जो पावर है इसकी शिफ्टिंग हो सकती है। अभी वर्ल्ड बॉसेस कौन है? ये। ठीक, अब शिफ्टिंग किधर जा सकती है? न्यू बॉसेस की तरफ। तो जब ओल्ड बॉसेस और न्यू बॉसेस में दिक्कत हो रही है, देखो पावर का शिफ्ट हो सकता है ना, तो जब पावर का शिफ्ट होगा तो क्लैशेस होंगे, वॉर्स होंगी,
पूरे यूरोप में एक हीट क्रिएट होगी, ठीक, और वो अल्टीमेटली किधर लेके जाएगा, वॉर की तरफ। वॉर्स की तरफ लेके जाएगा। समझ में आया? ये इसलिए तुमको बताया ताकि तुमको समझ में आए कि वर्ल्ड वॉर 1 होने की वजह जब हुआ तो उसका बैकग्राउंड क्या था, कहां से कहानी शुरू हुई। कहानियां यहां से शुरू हुई कि जो पावर थी वो ओल्ड बॉसेस के हाथ में थी, पर कुछ घटनाएं ऐसी घट गईं कि कुछ नए बॉसेस की एंट्री हो गई। जब वो नए बॉसेस की एंट्री गेम में हुई तो एक पावर के शिफ्ट होने के चांसेस बन गए पावर के शिफ्ट होने के चांसेस बन गए कि भाई जर्मनी जब 39 स्टेट्स, जब राजाओं के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है और वो 39 स्टेट्स खुद को एक देश घोषित कर रहे हैं, इट मींस वो पावर तो गेन कर रहे हैं, ठीक है। और आज जब वो 39 मिलके एक देश बना सकते हैं तो कल हम पे भी कब्जा कर सकते हैं। कल जिन देशों पे हमारा कब्जा है उन देशों पे भी कब्जा कर सकते हैं वो जाके। जब वो हमारी परमिशन के बिना, जिन पे हमारा कंट्रोल है, वो हमको हरा के और 39 स्टेट्स बना एक देश बना रहे हैं, वो इटली जो बिखरा हुआ है वो खुद को एक देश घोषित कर रहा है, तो कल वो हम पे भी अटैक करेगा। कल जहां हमारा कब्जा है कल वो हमें वहां भी हराएगा। आज तो यूरोप में ही हराया है। तो जो हमारे पास आज पावर पे होल्ड है, कल वो पावर का होल्ड उनके पास जाएगा। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो पूरी पावर पे बैलेंस कर रखा था उन ओल्ड बॉसेस ने, शिफ्ट हो रहा। इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। क्यों? न्यू बॉसेस की एंट्री की वजह से। समझ में आया? न्यू बॉसेस कहां से है? जर्मनी के बनने की वजह से, इटली के बनने की वजह से और ऑटोमन एम्पायर के वीक होने की वजह से। ठीक, ये है यूरोप बिफोर वॉर। समझ में आया? माहौल गर्म क्यों हो रहा है, समझ में आया? ठीक, अब लगातार कुछ घटनाएं ऐसी घटती चली जाएंगी जिसकी वजह से फाइनली वॉर हो जाएगा। उसकी हेडिंग क्या रहेगी? कॉजेज ऑफ द वॉर। कॉजेज ऑफ द वॉर। कॉजेज ऑफ द वॉर में एक हेडिंग ये भी है, फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, बिगिनिंग ऑफ ओटोमन एम्पायर। ठीक, एक हेडिंग ये है जर्मनी और इटली नए बॉस क्रिएट हुए। दूसरी हेडिंग क्या है? बिगिनिंग ऑफ ओटोमन एम्पायर, जिसकी वजह से बाल्कन देश आजाद हुए। जब बाल्कन देश आजाद हुए तो वहां से भी कॉम्पिटिटर्स क्रिएट हुए। ठीक, वहां से भी कॉम्पिटिटर्स क्रिएट हुए और बाल्कन पे कब्जे की रेस भी बढ़ गई। ठीक, जिसकी वजह से यूरोप के देशों में हीट पैदा हुई, क्लैशेस पैदा हुए, डिस्टर्बेंसेस पैदा हुए और भी कुछ घटनाएं घटी जो कि हम कॉजेज ऑफ वॉर में पढ़ेंगे और अल्टीमेटली वो कहानी कहां जाएगी? बैकग्राउंड समझ में आ गया कि एक तरफ ओल्ड बॉस एग्जिस्ट कर रहे हैं और नए बॉसेस का आगमन हो रहा है। ठीक, यानी कि पावर के शिफ्ट के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। देख लो, आज के लिए इतना ही है। ठीक, समझ में आ गया? इसीलिए आज 445 से 6 बुलाया था, क्योंकि अगर ये और कॉजेज साथ में पढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हमने कहा इन दोनों टॉपिक्स को थोड़ा सा ब्रेक देके पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, एक और चीज जो तुम लोग को बतानी थी, जब तुमने एक चीज ध्यान दी थी, जब जर्मनी बन रहा था, यहाँ पे जर्मनी बना तो उसके ऊपर था डेनमार्क, यहाँ पे था ऑस्ट्रिया हंगेरी और यहाँ पे था फ्रांस, राइट? तो पहले ये प्रूशिया था, यही प्रूशिया पर जर्मनी बन गया। तो पहले इन्होंने इससे वॉर लड़ा डेनमार्क से, फिर ऑस्ट्रिया हंगेरी से लड़ा, फिर जब फ्रांस से लड़ा तो फ्रांस के कुछ हिस्से अलास्कियन लॉरेन अपने में मिला लिए। ठीक, और फिर जर्मनी बना दिया। वो जो तुम्हारी इंग्लिश में चैप्टर है द लास्ट लेसन, वहीं से वो अलास्कियन लॉरेन में ही क्लास चल रही। ठीक है, कल वो वाला इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि वो इसका हिस्सा है, तो तुमको इसके साथ पढ़ना जरूरी है। ठीक, जब जर्मनी अलास्कियन लॉरेन में कब्जा करेगा तो अलास्कियन लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर देगा। तो वहां का एक बच्चा है जोसेफ करके, उसका कुछ नाम है, क्या नाम है उस बच्चे का? एच हैमिल तो टीचर है, एक बच्चा है उसमें फ्रांस नाम है उसका। ठीक है, उसको अपनी फ्रांस भाषा के तरफ बड़ा प्यार आएगा कि यार बताओ अब हमें कभी भी उस लास्ट डे पे, ठीक है, उस लास्ट डे पे उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। चैप्टर में बड़ा शानदार चैप्टर है। ठीक, वो चैप्टर कब लिखा गया है? 1870 और 71 में। ठीक, क्योंकि इस समय क्या चल रही है? फ्रैंको प्रूशियन वॉर। फ्रैंको मतलब फ्रांस, और फ्रांस से वॉर कौन लड़ रहा है? रूसिया। ठीक, और वॉर जीत कौन रहा है? रूसिया। जीतने के बाद कर क्या रहा है? कब्जा अलास्कियन लॉरेन पे। ठीक, और उसके बाद फिर वहां पे लैंग्वेज चेंज कर रहा है। उस इंसिडेंट को दिखाने के लिए आपकी इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर दिया गया है द लास्ट लेसन, उसको पढ़ेंगे तो माहौल और क्लियर हो। ठीक, देख लो। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? इजी है? अब एक बार 5 मिनट का शॉर्ट रिवीजन करेंगे, पता है?
जर्मनी ये है, जर्मनी है, सर्बिया है, ये देखो समझा क्या हम लोग ने? सबसे पहले हमने यूरोप का मैप समझा। उस यूरोप के मैप में हमने ऑब्जर्वेशन क्या निकाली कि चारों तरफ यार मोनार्की है और इटली और जर्मनी जैसा कोई देश एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जहाँ पे आज इटली और जर्मनी है वहाँ पे बिखरे बिखरे राज्य हैं छोटे। ठीक, घटना क्या घटती है, वो बिखरे बिखरे राज्य खुद को इटली और जर्मनी घोषित कर देते हैं। ठीक, तो जब वो बिखरे बिखरे राज्य खुद को इटली और जर्मनी घोषित कर रहे हैं तो जो पुराने बॉसेस हैं उनको ऐसा लगता है कि अब हमारे हाथ से पावर शिफ्ट हो सकती है। ठीक, छिन रही है। दूसरा क्या है, जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे देश एग्जिस्ट करते हैं। ईस्टर्न यूरोप, बाल्कन नेशंस, ठीक, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे देश एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, उस पर ओटोमन एम्पायर का रूल है। ओटोमन एम्पायर का जब तक उन छोटे छोटे देशों पर रूल है तब तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उन पे ओटोमन एम्पायर बढ़िया से रूल कर रहा है और वो छोटे छोटे देश कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। लेकिन 1800 के बाद ओटोमन एम्पायर वीक हो रहा है। जब वो वीक हो रहा है तो वो छोटे छोटे देश आजाद हो रहे हैं। जब वो छोटे छोटे देश आजाद हो रहे हैं तो वो भी वर्ल्ड डोमिनेंस की रेस में लग रहे हैं। ठीक, और जो पुरानी पावर्स हैं वो उन पे भी कब्जा रखना चाहती हैं। तो पूरे यूरोप में देशों के बीच में एक क्लैश पैदा हो रहा है। क्यों? ड्यू टू अराइवल ऑफ न्यू बॉसेस। समझ में आया? न्यू बॉस कौन है? इटली, जर्मनी है, राइट? इतना ही, डन। चलो, थैंक यू। उसमें मजा भी होगी ओटोमन एम्पायर की वीक होने की। हाँ, बहुत सारी वजह है। देखो एक्चुअली क्या होता है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। मतलब सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब सूरज उगना शुरू करता है तो एक पॉइंट आता है, वो अपने पीक पे पहुंच जाता है, फिर वहां से ढलना स्टार्ट होता है। ठीक, ये हर चीज के साथ आता है। एक टाइम पे पीक पर नीचे जाओ। ठीक, ये सबके साथ है, ये नेचर का नियम है। ये नेचर का नियम है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। अगर इस नियम के अगेंस्ट चीजें जाने लगी तो फिर जो लोग नीचे हैं वो कभी ऊपर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आदमी ऊपर पहुंचा वो वहां पे अपनी मोनोपोली कर देगा। ठीक, तो जिसका सूरज चढ़ता है उसका ढलता जरूर है। क्यों ऐसा होता है? जब आदमी अपने पीक पे पहुंचता है तो बहुत सारी लग्जरीज उसके पास आ जाती हैं और मेजॉरिटी लोग इन लग्जरीज का गुलाम हो जाते हैं। जब आदमी लग्जरीज का गुलाम हो जाता है तो वीक हो जाता है, और जब वीक हो जाता है तो डाउनफॉल आ जाता है। दुबई के अरब वर्ल्ड के एक शेख थे, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कहा, एक टाइम पे जहाँ पे अरब वर्ल्ड है, जहाँ पे दुबई वगैरह तुम देखते हो इतना शानदार बना हुआ है वो, ठीक, वहाँ पे एक टाइम पे रेत ही रेत थी। सऊदी अरब हो गया, तो वहाँ के एक शेख है, उन्होंने एक बात कही कि टफ टाइम, अभी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में है एक्चुअली, इसलिए मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ उसको। ठीक है, उन्होंने कहा कि गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन। गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, मतलब अच्छे समय खराब है। गुड टाइम्स खराब नहीं, कमजोर करते हैं, खराब नहीं। गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, वीक मैन क्रिएट टफ टाइम्स। जो ये कमजोर लोग होते हैं ये मुश्किल समय लेके आते हैं। भाई जो कमजोर समय, जो आदमी कमजोर है वो अपने लिए व्यवस्थाएं नहीं कर पाएगा, वो पैसे नहीं कमा पाएगा, हो सकता है जॉब ना पा पाए। जो आदमी मन से कमजोर है, शरीर से कमजोर है, दिमाग से कमजोर है, वो कहाँ सर्वाइव कर पाएगा? भारत इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। ठीक, जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उसका टफ टाइम शुरू होगा। ठीक, जब टफ टाइम आएगा, टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। अक्सर तुम देखो जो आदमी बहुत टॉप पे पहुंचते हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से आए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी परिस्थितियां होती है वो बहुत मजबूत बना देती है ना। ठीक, टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, एंड स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम्स। रिपीट होता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स, और जो मजबूत व्यक्ति होता है वो फिर से अच्छा समय लाता है, और जब अच्छा समय आता है तो वो फिर वीक मैन क्रिएट करता है। वीक मैन फिर टफ टाइम लाता है, टफ टाइम स्ट्रॉन्ग मैन फिर स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग लोग फिर गुड टाइम्स लेके आते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। ठीक, इसलिए अंपायर्स आते हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर कोई आता है, फिर अंपायर्स आते हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, सबका सूरज चढ़ता है, ढलता है, चलता रहता है। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया लाइन है। ठीक, चलो ओके बाय। अच्छा, होमवर्क सॉरी, होमवर्क और होमवर्क का चेक करेंगे। ठीक, एक पेज पे यूरोप का मैप बना है 1870 से पहले। ठीक, 4 मैप होंगे, सब अलग अलग पेज पे होंगे। हमें एक ही पेज पे सब विजिट नहीं चाहिए, 4 अलग अलग। ठीक, पहला पेज पे मैप बनेगा यूरोप का। ठीक, पहले पेज पे, ये फर्स्ट पेज पे है क्या, यूरोप का मैप जो बनवाया। देख के नहीं बनाना है क्योंकि हम कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक,
अगर ना समझ में आए तो देख लेना है, और 1 से 2 बार बनाने की कोशिश करना जब तक तुम्हें बिना देखे ना आ जाए। ठीक, यूरोप का मैप बनाना है और उसी पेज पे मेजर पावर्स पे टिक लगाना। मैप बनाए और फिर मेजर पावर्स पे टिक लगाना। सेकंड पेज मैप बनाना है, ठीक, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिख दो। ठीक, सेकंड पेज पे क्या करना है? मैप बनाना है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक, समझ में आ गया? थर्ड मैप, लास्ट मैप, फाइनल मैप। फाइनल मैप में क्या करना है? मैप और उस पे जो फाइनल मैप में जर्मनी और इटली दिखाना है। ठीक, और बाल्कन नेशंस आजाद होते हुए जो डेट्स लिखवाई थी ना, कि कब आजाद हो रहे हो, तो मतलब एम्पायर वीक हो रहा है, वो डेट्स लिखनी है। बाल्कन नेशंस की आजादी की डेट्स। ठीक है, 3 मैप बनेंगे। पहला मैप यूरोप का मैप, मेजर पावर पे टिक लगेगा। दूसरा मैप बनेगा वैसा ही सेम मैप बनेगा, उस पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिखो। तीसरा मैप बनेगा जिसमें वो 39 स्टेट्स बटे हुए नहीं, जर्मनी और इटली दिखेगा। ठीक, और बाल्कन नेशंस की आजादी की डेट्स लिखेंगे। ठीक, और लास्ट में वो डायग्राम, ओल्ड बॉसेस न्यू बॉसेस। ठीक, और यहाँ पे एक ऐसे एरो, चांसेस ऑफ शिफ्टिंग पावर शिफ्ट ऑफ पावर। ठीक, शक्ति के संतुलन के आसार, शक्ति के संतुलन में बदलाव के आसार। ठीक, खत्म करें? डन।